Today we are going to discuss about the unit 5. That means we are discussed now wages and the limits of the wages and कितने minimum wages दिए जाते हैं. ठीक है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे. एंड देन इसके बाद हम इसके जो भी प्रोसीजर होता है कि किस तरीके से फिक्स किए जाते हैं मिनिमम वेजेस वगैरह इस एक्ट के अंदर, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है इसके अंदर. ठीक है, इसके बारे में देखेंगे, केस लॉज देखेंगे इसके अंदर. एंड देन क्रिएशन ऑफ एडवाइजरी बॉडी किस तरीके से क्रिएट किया जाती है, ये सारी चीजें इस पर डिस्कस करेंगे. सो ओके, तो देखो इसमें क्या बोल रखा है. फर्स्ट बोल रखा है द डेफिनेशन डिफाइन द वेजेस अकॉर्डिंग टू द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एंड डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस एंड लिविंग वेजेस क्या होता है ये बताना है हमें. देखो मिनिमम वेजेस एक्ट कौन सा है, 1948 का एक्ट है ये. 1948 का एक्ट है ये मिनिमम वेजेस का. वेजेस क्या होता है, एक तरीके से जो लाइवलीहुड के लिए जो प्रोवाइड की जाती है ना मनी, या फिर जो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉयर के द्वारा, वो हमारे क्या होते हैं, वेजेस होते हैं. जो उनके एक तरीके से पेमेंट पेमेंट होता है, जो भी उनकी वर्क होता है उसका पेमेंट होता है ये. ठीक है, इज अ वेलफेयर लेजिस्लेशन होता है. सॉरी, इट प्रोवाइड वेजेस रिक्वायर्ड फॉर द लाइवलीहुड. ये लाइवलीहुड के लिए जितने भी हमें वेजेस जरूरत होती है, जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट होती है एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, तो वो ये प्रोवाइड कराता है. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स एंड डिटरमाइन द मिनिमम वेजेस. इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रिवेंट करना है एक्सप्लॉयटेशन को, जो वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको, एंड डिटरमाइन करना जो मिनिमम वेजेस है उनका डिटर्मिनेशन करना. ये किसने बोला था, ये बोला था एडवर्ड मिल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर का 1954 का ये केसेस था. इसके अंदर ये डिस्कस किया था मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है इस एक्ट का, कि प्रिवेंट करना एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स का एंड डिटरमाइन करना मिनिमम वेजेस को. ठीक है, इफ इट इज नॉट अप्लाइड इन एनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट देन इट शैल मीन्स दैट देयर इज एनी अदर लॉ फॉर डिटरमाइनिंग द मिनिमम वेजेस इन फोर्स. ठीक है, ये जो मालेश्वरम कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सीनियर लेबर इंस्पेक्टर 1999 का जो केस था, इसके अंदर बोला गया था कि अगर कहीं भी किसी इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अगर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 अप्लाई नहीं होता है, तो वहाँ पे कोई और तरीके की कोई लॉज होगा, कोई लेजिस्लेशन होगा जो है कि मिनिमम वेजेस जो है उसको डिटरमाइन करता होगा. ठीक है, अब वेजेस होते क्या हैं, तो सेक्शन 2H क्या बात करता है, इसमें बात करता है इस एक्ट के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंदर डिफाइन करता है वेजेस को, कि वेजेस होते क्या हैं. अकॉर्डिंग टू द वेजेस, अकॉर्डिंग टू इट, वेजेस वेजेस मीन्स ऑल द remunerations कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द मनी. जितने भी रेम्यूनरेशन होते हैं किसके टर्म में, मनी के टर्म में, वो सारी चीजें. विच वुड इफ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, एक्सप्रेस एम्प्लॉयड किसकी टर्म में हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट टर्म में हो सकता है, एक्सप्रेस एम्प्लॉयड हो सकते हैं, बर फुलफिल्ड किए जाते हैं, बी पेएबल किया जाता है टू द पर्सन एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. जो भी एम्प्लॉयड किया जाता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, उसके लिए पेमेंट की पेएबल किया जाता है. और द जो भी काम किया जाता है इन द सच एम्प्लॉयमेंट के लिए, एंड इंक्लूडिंग हाउस रेंट अलाउंसेस. इसके अंदर क्या इंक्लूड रहता है, हाउस रेंट अलाउंसेस को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है. तो ये हमारे क्या होते हैं, वेजेस होते हैं. बट डज नॉट इंक्लूड, अब हम इसमें इंक्लूड क्या नहीं करते हैं, द वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर एंड मेडिकल अटेंडेंस, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है. Second, any other amenities or any other services excluded by the general special order of the appropriate government, वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाएंगी. जो भी appropriate गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी ऐसी चीज है, amenities है जो इससे एक्सक्लूड होनी चाहिए, तो वो उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं. सेकेंड बोलता है एनी कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एनी पेंशन फंड वगैरह होता है, या प्रोविडेंट फंड होता है अंडर किसी, या कोई स्कीम चल रही है सोशल इंश्योरेंस के अंदर, तो वो वेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती है. कोई भी ट्रेवलिंग अलाउंसेस होते हैं, ठीक है, वो और कोई भी वैल्यू होती है फॉर एनी ट्रेवलिंग सेशन की, वो भी हमारे किसके अंदर नहीं आती, कंसेशन की वेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती है. ठीक है, नेक्स्ट बोलता है फोर्थ, एनी सम जो कि पेड किया जाए टू द पर्सन एम्प्लॉयड टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस एंटाइटल्ड ऑन हिम बाय द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, या फिर कोई भी ग्रेजुटी दी जाती है पेएबल ऑन द डिस्चार्ज के ऊपर, तो वो भी हमारे वेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं किया था. In this way, the above items has not been included in the wages. In the case of the Mahesh Chandra versus State 1971, the traveling allowances was not considered as a part. जो traveling allowances होते हैं ना, उनको क्या नहीं माना गया था, wages का part नहीं माना गया था. किस केस में डिस्कस किया है, ये महेश चंद्र वर्सेस स्टेट के केस में माना गया है. देन मिनिमम वेजेस क्या होते हैं, तो ऑल्दो द फ्रेज मिनिमम वेजेस इज मींस इम्पोर्टेंट, बट इट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट. डिफाइन नहीं किया गया एक्ट के अंदर. इट मे बी बिकॉज इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द वन बेस फॉर ऑल
द इंडस्ट्रीज इन द कंट्री, मतलब ये डिफाइन करना कि कितना वेजेस एक कंट्री के अंदर हो, मतलब सॉरी एक कंट्री के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें एक ही तरीके का वेजेस हो, ये डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल हो जाता है, इसीलिए इसको क्लियर डिफाइन नहीं किया है। ठीक है। एमएच हेड्रो इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन एआईआर 1969 का केस है। द रीजन फॉर नॉट डिटरमाइनिंग द वन बेस फॉर ऑल द इंडस्ट्री, मतलब एक ही वेजेस जो है पूरे इंडस्ट्री के लिए डिफाइन नहीं किए जा सकते, डिटरमाइन नहीं किए सकते। मे भी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग करती हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्रीज फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है। रीजन क्या है कि हर एक कंट्री में क्या होता है, हर एक इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग क्या होती है, सिचुएशंस होती हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होती हैं। दैट्स वाई एक वेजेस को डिफाइन नहीं किया जा सकता कि ये पर्टिकुलर जो भी 8% का वेजेस है ये दिया जाएगा, इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द फेयर वेजेस कमिटी, जो फेयर वेजेस कमेटी जो इस एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, उस कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द उस कमेटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, मिनिमम वेजेस मस्ट प्रोवाइड नॉट मेयरली फॉर द बेयर सब्सिस्टेंस ऑफ द लाइफ बट for the preservation of the efficiency of the worker, and so it must also provide for the some measures of education, medical requirement and amenities। ठीक है। सिर्फ ये बेयर जो भी मेयरली उसके लिए नहीं होती कि जो बेयर सब्सिस्टेंस ऑफ लाइफ है उसके लिए नहीं होती है, बल्कि जो भी हमारी प्रिवेंशन प्रिजर्वेशन होती है एफिशिएंसी ऑफ द वर्क की, वो उसके लिए, या जो भी प्रोवाइड किए जाते हैं मेजर्स एजुकेशन मेडिकल रिक्वायरमेंट और जो भी एम्यूनिटीज होती हैं उनके लिए होते हैं। द कंसेप्ट ऑफ द मिनिमम वेजेस डज नॉट मीन्स अ वेज दैट एनेबल द वर्कर टू द कवर हिज बेस physical needs and keep himself just above the starvation। ठीक है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस का मतलब होता है उसको एक तरीके से जो एक नॉर्मल लाइफ होती है ना, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है उसे लेके, उसको अच्छे सही से एजुकेशन मिले, उसके एजुकेशन जो रिक्वायरमेंट है, मेडिकल रिक्वायरमेंट है, वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब एक जो बेसिक लाइफ लाइफ जीने का जो वो होता है ना, सपोर्ट होता है, वो उसको प्रोवाइड अच्छे से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम स्टारवेशन जो वाली पोजीशन होती है उससे जस्ट अबव नहीं, उससे जस्ट अबव नहीं होता है। मिनिमम वेजेस का मतलब होता है कि उसको एक अच्छे से बढ़िया तरीके से उसको लाइफ अपना वो जी रहा हो। ज़्यादा नहीं हो तो कुछ चीज़ें कम भी नहीं हो उसके ऊपर। जो भी एजुकेशन होती है, मेडिकल रिक्वायरमेंट है, अगर उसे किसी किसी एम्यूनिटीज़ की ज़रूरत है, या कोई भी और भी तरीके जो सब्सिस्टेंस ऑफ लाइफ है, वो उसको अच्छे से प्रोवाइड किया जाए। द एम्प्लॉयर कैन नॉट टेक द शेल्टर ऑफ इकोनॉमी वीकनेस और नॉन कैपेसिटेट ऑफ द पेमेंट। ठीक है। देन इसमें क्या बोल रखा है, Uniche versus State of Kerala, AIR 1969, the Supreme Court held that the minimum wages should be fixed while considering। जब मिनिमम वेजेस को फिक्स किया जाता है ना, तो क्या कंसीडर करते हैं, सब्सटेंस ऑफ द वर्कर। सब्सिस्टेंस क्या होती है वर्कर्स की, किस तरीके से उनका लाइवलीहुड है, उस तरीके से मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली ऑफ द वर्कर, कौन उनकी फैमिली को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, क्या वो खुद ही एक मेन होल्डर है उस फैमिली का जो कि सारी चीज़ों को देखता है। प्रिजर्वेशन प्रिजर्विंग हिज एफिशिएंसी, तो ये सारी चीज़ों को डिटरमाइन करता है कोर्ट जब कंसीडर करते हैं मिनिमम वेजेस को डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट है वर्कमेंट ऑफ द रेप्टोकस ब्रेड ब्रेड वर्सेस ब्रेड एंड कॉर्पोरेट लिमिटेड वर्सेस मैनेजमेंट 1992। इसमें बोला है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कीपिंग इन द व्यू दैट सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द वेजेस स्ट्रक्चर्स वन मोर कॉम्पिटेंट, नेमली एजुकेशन मेडिकल रिक्वायरमेंट मैरिज एंटरटेनमेंट एंड द ओल्ड एज शेल बी एडेड, ये सारी चीजें भी उसके अंदर ऐड की जाएंगी। एंड वर्कर्स आर एंटाइटल्ड है, वर्कर्स एंटाइटल्ड होते हैं टू द मिनिमम वेजेस एट एनी कॉस्ट, हर एक कॉस्ट पे। एन एम्प्लॉयर हु कैन नॉट पे द मिनिमम वेजेस हैज नो राइट, उसके पास राइट नहीं होता है टू एंगेज करने के लिए लेबर को, एंड नॉट जस्टिफिकेशन टू रन इंडस्ट्री जस्ट। ठीक है। ना ही वो इंडस्ट्री को रन करने के लिए वो होता है, ना ही लेबर्स को एंगेज करने के लिए वो कैपेबल हो सकता है। Pupils Union versus Democratic Rights versus Union of India 1982, Supreme Court said that where the children below the 14 year of age are employed and the minimum wages are denied, legal remedy may be sought on their behalf by any person। ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल रहा है कि अगर किसी इंडस्ट्री या फिर किसी के अंदर बिलो द एज ऑफ 14 ईयर से बिलो का कोई बच्चा है जो कि एम्प्लॉयड करता है, अगर उसको मिनिमम वेजेस के लिए डिनाइड किया जाता है, तो इसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, लीगल जो भी रेमेडी है वो क्या कर सकता है, उसको सूट फाइल कर सकता है केस के अंदर, और लीगल रेमेडी की डिमांड कर सकते हैं। So it is clear that the minimum wages means not only the wages for the subsistence, but it also includes the wages for the facilitating the education, medical, old age, marriage, entertainment। सारी चीजों के लिए होता है मिनिमम वेजेस। सिर्फ यही है ना कि तुम्हें जीना है, नहीं, उन सारी चीजों को अच्छी एकदम इफेक्टिव लाइफ होनी चाहिए तुम्हारी, एकदम इंजॉयफुल वाली।
देन फेयर वेजेस क्या होता है? इट इज द वेजेस बिटवीन द मिनिमम वेजेस एंड द लिविंग वेजेस। ये मिनिमम वेजेस और लिविंग वेजेस के बीच की चीजें होती है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट मार्शल, फेयर वेजेस मींस सच वेजेस विच इंक्लूड्स वेजेस फ्रॉम अदर ऑक्यूपेशन, जो अदर ऑक्यूपेशन से मिलते हैं, एंड विच एम्फसाइजेस एंड और which emphasizes on increasing efficiency and on necessity of providing education, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर पिग्यू, पिग्यू क्या बोलते हैं? इन द लिमिटेड व्यू, द फेयर वेजेस इज दैट वेजेस विच इज एडमिशिबल टू इक्वल वर्कमैन इन नियर बाय इंडस्ट्रीज, एंड with a large view, the fair wages is that prevailing rate of wages in the same or similar occupation in the manner industry in the same industry throughout the country। देखो इसमें बोल रखा है फेयर वेजेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक ही इंडस्ट्री के अंदर जो जैसे एक इंडस्ट्री है उसके अंदर जितने वर्कर्स है ना उनको इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाए वेजेस के लिए। ऐसा नहीं किसी को कम दे दी किसी को ज्यादा दे दी, नहीं, सबको एक तरीके से इक्वल ट्रीटमेंट करना ही ये हमारा फेयर बेसिस होता है। या फिर अगर सेम या फिर सिमिलर ऑक्यूपेशंस होता है और तीन चार एक ही कंट्री के अंदर काफी सारी जो इंडस्ट्री है इस तरीके की रन कर रही है, तो उनके अंदर भी एक रेट फिक्स होना चाहिए, इतने ही वेजेस की रेट, मतलब एक रेट फिक्स होना चाहिए वेजेस का, कि इतने ही वेजेस उनको क्या किए जाएंगे, उसी सेम ऑक्यूपेशन के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये हमारा क्या होता है? फेयर फेयर वेजेस होता है। SFLA वर्क्स वर्सेस स्टेट इंडस्ट्रियल कोर्ट नागपुर 1978 का केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेवरल फैक्ट्स आर टू बी कंसीडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द फेयर वेजेस। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डिटरमाइन करने के लिए फेयर वेजेस को। इट कुड बी डिटरमाइंड आफ्टर डिटरमाइनिंग द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। ये जो है पहले हम जो भी पेइंग कैपेसिटी होती है ना इंडस्ट्री की, कितना इंडस्ट्री पे कर सकती है, उसको डिटरमाइन करने के बाद हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड इंक्लूडिंग करते हैं इसमें डियरनेस अलाउंसेस होता है ना, उसको भी इसके अंदर हम क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। देन हमारे आते हैं लिविंग वेजेस के। लिविंग वेजेस क्या होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू द फेयर वेजेस कमिटी, जो फेयर वेजेस कमिटी है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? द लिविंग वेजेस शुड बी एनेबल द मेल earners to provide for himself and his family, not merely a bare essential for the food, clothing, shelter, but a measures for frugal comfort, including education for the children's protection against ill health requirement, the essential social needs, and a measure of insurance against the more important requirement, including the old age। ठीक है, देखो लिविंग वेजेस के अंदर क्या होता है कि आप जो वेजेस दे रहे हो ना वो तो ठीक है, इनफ है, जो कि हमारा होना भी चाहिए, सब्सिस्टेंट ऑफ लाइफ के लिए होने चाहिए, जिसमें हमारा फूड, क्लॉथिंग और सैलरी, ये सारी चीजें होती है। लेकिन उसके साथ-साथ में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि हेल्थ को लेके हो गए, बच्चों की एजुकेशन को लेकर हो गया, लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए कि अगर इस तरीके का अगर लॉस हो जाता है या अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन हो जाती है, ठीक है, पर्सन का लॉस हो जाता है, किसी और चीज़ का लॉस हो जाता है, तो उसके लिए एक इंश्योरेंस होना चाहिए कि हाँ, ये जो भी इंडस्ट्री है ये क्या करेगी, जो भी लॉस होता है अगर किसी पर वर्कमैन को इंडस्ट्री में रहते हुए, तो वो उसको सफ़र कर मतलब जो भी उसको क्या करेगी, पेएबल करेगी। इस तरीके की जो भी चीज़ें होती है ना, जो उनको सपोर्ट करती है और अच्छे से फाइनेंशियली, वो क्या होता है? हमारे लिविंग वेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे ओल्ड एज वाले जो लोग होते हैं उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस करवाना, जैसे कि केवल अगर वही अपने फैमिली का एक सपोर्ट सिस्टम है फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए, अगर वही एक है, तो जैसे क्या कर सके, अगर उनके बाद में जो कंपनी है, जो भी इंडस्ट्री है जिसने इंश्योरेंस करवाया, तो वो पैसे उनके काम आ सके। ठीक है, दस द मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस एंड द लिविंग वेजेस आर कोलेट्रल होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ में कोलेट्रल होते हैं। द मेन एम इज टू अब द मेन एम क्या होता है? इज टू प्रोवाइड वर्कर एन अपॉर्चुनिटी फॉर लिविंग रिस्पेक्टफुल लाइफ। ठीक है, इसमें बस यही होता है कि एक वर्कर अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एक अच्छे से रिस्पेक्टेबल लाइफ एंजॉय करने का वो नहीं है, राइट नहीं है। ठीक है, उसके पास भी एक एंजॉयफुल अपने एक एकदम रेस्पेक्टफुल लाइफ जीने का उसके पास में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जिससे कि वो भी क्या कर सके, अपने फैमिली को या फिर जो भी अपने बच्चों की जो एजुकेशन है, या अपने जो भी अपने खुद का इंश्योरेंस वगैरह करवा के ये सारी चीजों से मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस एंड लिविंग वेजेस से क्या कर सके, उनका अपने अच्छे से रेस्पेक्टफुल लाइफ एंजॉय कर सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर द फिक्सिंग मिनिमम वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो मतलब किस तरीके से क्या प्रोसीजर है कि इतना मिनिमम वेजेस होना चाहिए, ये प्रोसीजर क्या होता है? ठीक है, तो सेक्शन 3 से लेके 9 तक बात कर रखा है। सेक्शन 3 to 9 बोल रखा है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 मेंशन दैट द प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द मिनिमम एज। सेक्शन, ठीक है, ये डील करते हैं डिटरमाइन करने में कि कितना मिनिमम वेजेस होना चाहिए, इसका प्रोसीजर 3 से लेके 9 तक है। फिर बोल रखा है सेक्शन 3(1) में क्या बोल रखा है? 3(1) में बोल रखा है ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट
appropriate government shall empowered करेगी to fix the minimum wages in the manner prescribed under this act. empower कौन करता है? appropriate government empower करती है कि कितना wages होना चाहिए. it shall fix the minimum rate of the wages payable to the employee employed in any employment specified in the part 1 second the schedule. जो शेड्यूल में दिखा रखे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड के अंदर, उनके एम्प्लॉयज को कितना पेएबल किया जाएगा बेसिस, ये वाली कौन चीज बताएगी? ये हमारा जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ये फिक्स करेगी. But the appropriate government may, in respect of the employees employed in the employment specified in the part second of the schedule, instead of fixing the minimum wages under this clause for the whole state, fix such a rate as a part of the state or part thereof. Thus, the jurisdiction to determine the minimum wages is within the appropriate government. ठीक है. लेकिन जो हमारे जो पार्ट जो सेकंड है ना शेड्यूल का, ठीक है, जो उसमें हम क्या करेंगे, जो मिनिमम जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना, जब वो फिक्स करती है जो भी रेट है उसको, उसके बजाय क्या करेगी वो, इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द रेट अंडर दिस क्लॉज, फिक्स करेगी रेट फॉर द पार्ट, उस पार्ट के लिए ऑफ द स्टेट, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए या उसके किसी पर्टिकुलर स्टेट के किसी पार्ट के लिए क्या करेगी, रेट फिक्स करेगी. जैसे कि जो भी जुरिडिक्शन के हिसाब से करेगी, जो भी जुरिडिक्शन होगा ना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, उस हिसाब से वो क्या करेगी, रेट फिक्स करेगी. 3(1)(a) के अंदर बोल रखा है, 3(1)(a) के अंदर प्रोवाइडेड दैट appropriate government may refrain from fixing wages minimum rate for of the wages in respect of any scheduled employed in the which there are in the whole state less than 1,000 employees engaged in the such employment. अगर इस तरीके के 1,000 है तो वहां से वो क्या कर लेगी, रिफ्रेन कर लेगी. ठीक है. बट इट टू एट एनी टाइम द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैज बीन राइज 1,000 टू मोर, अगर वो 1,000 से ज्यादा हो जाते हैं, देन इट शेल डिटरमाइन करेगी. ठीक है. तो वो क्या करेगी, फिर वो डिटरमाइन कर देगी मिनिमम वेजेस को. एज सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट में फिक्स करेगी मिनिमम वेजेस ऑफ द रेंट फॉर द टाइम वर्क, कितने टाइम के लिए कर रहा है वो, दैट इज द मिनिमम टाइम पे रेट. ठीक है. मिनिमम वेजेस को डिसाइड करेगी प्राइस वर्क, कितने तरीके से काम, मतलब कि क्या प्राइस है उसकी वर्क की. मिनिमम वेजेस ऑफ द रेम्युनरेशन टू पे अप्लाई इन द केसेस ऑफ एम्प्लॉय employed on the piece work for the purpose of securing to the such employees a minimum rate of the wages on the time work basis एंड गारंटेड टाइम रेट, जो भी मतलब टाइम के बेसिस पे करेगी कि कितना टाइम उसने लिया है, कितना पीस ऑफ वर्क किया है, तो ये सारी चीजों को डिटरमाइन करके ही वो क्या करेगी, वेजेस गारंटेड टाइम रेट निकालेगी, उसके बेसिस पे क्या करेगी वो डिटरमाइन करेगी. मिनिमम वेजेस रेट टू अप्लाई होगा सब्स्टिट्यूटेड फॉर द मिनिमम रेट विच वुड अदरवाइज भी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम, अगर वर्कर्स होंगे ना ओवर टाइम वर्क करेंगे डन बाय द एम्प्लॉइज विच इज नॉन एज ओवर टाइम के नाम से जाना जाएगा, तो उसके लिए भी मिनिमम वेजेस अप्लाई किया जाएगा. ठीक है. होड्रो इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड वर्कमैन AIR 1969. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द मेन पर्पस ऑफ द सेक्शन 3 सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी का क्या मेन पर्पस क्या है, इज टू फेस सच सर्कमस्टांसेस वेयर द ऑपरेशन ऑफ मिनिमम प्राइस रेट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट मे रिजल्ट इन द वर्क इमेजिंग लेस देन मिनिमम वेजेस. अगर वो लेस देन होता है ना, तो उस सिचुएशन को संभालने के लिए क्या है, ये हमारे जो प्रोविजंस है ये उसको डील करता है. ठीक है. इन फिक्सिंग और रिवाइजिंग द मिनिमम रेट ऑफ द वेजेस अंडर सेक्शन 3, डिफरेंट मिनिमम रेट्स ऑफ द वेजेस में भी फिक्स की जा सकती हैं फॉर द फॉलोइंग, जैसे कि डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स हैं उनके हिसाब से, डिफरेंट क्लास ऑफ वर्क इन द सेम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट उनके हिसाब से की जाती है. अडल्ट, एडोलसेंट, ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए, अप्रेंटाइज के लिए, या डिफरेंट लोकेलिटीज के हिसाब से क्या किया जा सकते हैं, वेजेस को डिसाइड किया जा सकता है. सिमिलरली मिनिमम रेट ऑफ वेजेस में भी फिक्स की जा सकती है बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेजेस प्रोवाइड, नेमली बाय द आवर्स के द्वारा, ठीक है, कितने आवर्स का काम कर रहा है, बाय डेज के द्वारा डिसाइड कर सकते हैं, बाय मंथ के द्वारा डिसाइड कर सकते हैं, बाय द सच अदर लॉन्गर वेज पीरियड एज में बी प्रेस्क्राइब. क्या बोलता है कि हसन जैन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1918. इससे बोल रहा पटना हाई कोर्ट सेड दैट अ वेस पीरियड ऑफ more than 1 month may be enforced only after the rules to that effect are made and published in the gazette, and fixing of the different rate of minimum wages for the different industry or in a different location by dividing state into the different several zones will be conformity with the section third और द स्कीम ऑफ द एक्ट. ठीक है. कि जितना भी हमें क्या करना है, अगर डिफरेंट डिफरेंट रेट में हमने बेसिस को वो करना है, डिस्क्राइब करना है, अलग अलग कंट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर करने हैं, या जो अदर अदर लोकेशन के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जो एग्जिस्ट करती हैं, एस्टेब्लिश की गई हैं जो भी इंडस्ट्रीज, उनके अंदर करना है ना, तो हमें जो है सेक्शन 3 जो है उसका कंफर्मिटी होनी चाहिए हमारे पास में. चंद्रा भवन बोर्डिंग एंड लॉजिंग बेंगलुरु वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1970. इन द केस ऑफ द
ये चीजें इसमें डिस्कस की गई थी, ये चीज, ठीक है। एंड देन ये जो दोनों केस हैं, इन द केस ऑफ द सिकंदरा, ठीक है। तो बता, देखो ऊपर वाली जो बात थी ना, ये हसन जो है ना स्टेट ऑफ बिहार वाले में, और चंद्र भवन बोर्डिंग एंड लॉजिंग बेंगलोर वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, दोनों केस में डिस्कस की गई थी, ठीक है। कि किस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज हैं या डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे अगर कोई है जो कि डिवाइड करती है, दो या दो स्टेट्स के अंदर इंडस्ट्री है, तो उनको हम सेक्शन 3 की कंफर्मिटी होनी चाहिए, तभी हम उसके क्या करते हैं, रेट ऑफ मिनिमम वेजेस डिसाइड करेंगे। देन हमारा बोलता है, इन द केस ऑफ द सिकंदरा क्लब वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997, इट वाज इट हैज बीन हेल्ड दैट सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को, दैट while determining the minimum wages of the state government may determine the different rate of the minimum wages for the different scheduled employment or for the different classes of the वर्क इन एन एम्प्लॉयमेंट और फॉर द एम्प्लॉयमेंट सिचुएटेड एट द डिफरेंट लोकेशन, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर होती है कि वो क्या कर सकती है, डिटरमाइन कर सकती है मिनिमम वेजेस को। द स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डिटरमाइन कर सकती है डिफरेंट रेट्स, जो भी डिफरेंट रेट्स हैं उनको डिफाइन कर सकती है, डिटरमाइन कर सकती है। डिफरेंट शेड्यूल जो भी एम्पावर एम्प्लॉयमेंट्स हैं उनको इनको कर सकती है। एंड जो भी हमारे डिफरेंट क्लास ऑफ वर्क है ना, उनके लिए वेजेस को क्या कर सकती है, डिफरेंट डिफरेंटली क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बोलता है कि मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस किस तरीके से होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 जो बात करता है कि एनी मिनिमम रेट ऑफ द वेज फिक्स्ड और रिवाइज्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर द सेक्शन 3 में कंसिस्ट ऑफ। अब किस तरीके से क्या की जाती है, मतलब जो भी सेक्शन 3 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो भी फिक्स कर रहे हैं ना मिनिमम रेट, वो किस तरीके से करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, फर्स्ट बोलता है बेसिक रेट ऑफ वेज and the special allowances at the rate to be adjust at such intervals and in such a manner as the appropriate government में direct कर देती है, and which may be called subsistent allowances बोलते हैं उनको, ठीक है। the basic rate of wages होते हैं with or without the cost of living allowances and the cash value of the concession in respect of the supply of essential commodity at the concession of the rates, ठीक है। and third बोलता है and all the inclusive rate aligned for the basic rates, the cost of living allowances एंड द कैश ऑफ द कंसेशन, ये चीजें क्या होती है हमारे सेक्शन 4 के अंदर बोल रखी है कि जब डिटरमाइन करते हैं तो इन चीजों को हम ध्यान में रखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रखा है, यू उजाले वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, होनरो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन एंड द चंद्र भवन बोर्डिंग एंड द लॉजिंग बेंगलुरु, ये जो स्टेट ऑफ मैसूर, इन तीनों केसेस के अंदर क्या बोला गया, इट वाज सेड दैट the minimum rate of the wages means the essential commodity required to live, like a food, residence, cloth, etc. are not only but also education, medical and other necessary facility भी होनी चाहिए। देखो मिनिमम वेजेस के अंदर इन तीनों केसेस के अंदर ये बोला गया था कि सिर्फ और सिर्फ ये फूड, रेजिडेंस, क्लॉथ यही जरूरी नहीं होती है, एक अच्छी सी जो रेस्पेक्टफुल फुल जो लाइफ होती है उसको जीने के लिए सिर्फ ये जरूरत नहीं होती है, इसके अलावा भी हमें एजुकेशन, मेडिकल एंड अदर नेसेसरी फैसिलिटीज की भी आवश्यकता होती है, जो कि मिनिमम बेसिस के अंदर ही आती हैं। देखो नेक्स्ट बोलता है प्रोसीजर फॉर द फिक्सेशन एंड द रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस। सेक्शन 5 बात करता है कि ऑफ द एक्ट लेट डाउन द फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ द वेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर दिस एक्ट और रिवाइजिंग मिनिमम रेट्स ऑफ द बेस सो फिक्स्ड, जो भी फिक्स्ड रेट की गई है उसको या तो रिवाइज कर सकते हैं उसको, ठीक है। रिवाइज करने की पावर होती है सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, रिवाइज कर सकते हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, शेल आइदर point as many committee and subcommittee as it consider necessary to hold the inquiry and advise in respect of the such फिक्सेशन और रिवीजन, या तो किसी चीज को मिनिमम वेजेस जो है उसको फिक्स करने के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक कमेटी बनाई जाएगी, एक सब कमेटी बना सकते हैं, मेन कमेटी बना सकते हैं, ठीक है। बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट पब्लिश इट्स प्रपोजल फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन लाइकली टू बी अफेक्टेड देयर बाय एंड स्पेसिफाई a date not less than the 2 months from the date of the notification on which the proposal will be taken into the consideration, ठीक है। तो इसमें हमें 2 महीने का टाइम दिया जाता है, नोटिफिकेशन सर्व किया जाता है कि इस तरीके की चीजें हम फिक्स कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं ऑफिशियल गैजेट के अंदर। आफ्टर द कंसिडरिंग द एडवाइस ऑफ द कमिटी, जो भी कमिटी अपॉइंटेड की गई है, जब उसकी एडवाइस रिसीव हो जाती है एंड ऑल द रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड जितने भी होती हैं, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, मे बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में क्या कर देती है, रिवाइज एंड फिक्स कर देती है जितने भी मिनिमम रेट होती है वेजेस की वो, and on the notification official gazette such rate shall came into force आफ्टर द एक्सपायर ऑफ द 3 मंथ। जिस दिन उन्होंने डिसाइड कर दिया है, फिक्स कर दिया है या रिवाइज कर दिया है, उस दिन के 3 महीने के बाद में वो जो चीज है, जो भी मिनिमम वेज रेट है, जो रेट फिक्स की है, वो क्या हो जाएगी, इनफोर्स हो जाएगी।
देन नेक्स्ट है कि हियर इट इज इंपॉर्टेंट वेयर द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रपोज टू रिसीव द मिनिमम रेट ऑफ द वेजेस द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल हैव कंसल्ट करती है एडवाइजरी बोर्ड के कंसल्ट करती है, ठीक है। द पावर कन्फर्ड अपॉन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 इज नाइदर आर्बिट्ररी। अब जो ये पावर्स दे रखी है कन्फर करने की, ये आर्बिट्ररी नहीं है और ना और नॉर अनगाइडेड भी नहीं है। देयर फोर सच सेक्शन डज नॉट अफेक्ट, जो भी सेक्शन जो ये दे रखा है 5(1), इसमें मिस प्रिंट हो गया है, डज नॉट ऑफेंड आर्टिकल 14। तो ये क्या करता है, आर्टिकल जो 14 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको क्या नहीं करता, उसको वायलेट नहीं करता है। आर्टिकल 14 में क्या बोल रखा है, इक्वलिटी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ठीक है। देन फॉर डिटरमाइनिंग द मिनिमम वेजेस द कंसेप्ट ऑफ द इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस और इंडस्ट्री हैज नो मीनिंग बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइव, ठीक है। इन द केस ऑफ द अरवोदा भुवन टी शॉप वर्स ऑफ महाराष्ट्र 1992 and Muruga Home Industries versus State of Tamil Nadu 1996, the revision of minimum wages in respect of the BD employee via the appropriate government is consultation with the advisory बोर्ड हैज हेल्ड जस्टिफाइड। मतलब देखो इसमें क्या हो रखा था, जो भी बीडी एम्प्लॉयड थे, जो भी एम्प्लॉयज थे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री के अंदर, जो इंडस्ट्री के अंदर, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर कंसल्ट करती है एडवाइजरी बोर्ड से, अगर कंसल्ट करती है तो वो चीज किसकी रिगार्डिंग कर रही है, किसी रिवाइज करना है उसको मिनिमम वेजेस, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग अगर वो उसे कंसल्ट करती है तो इसको क्या माना गया था, इसके इन दोनों केसेस के अंदर जस्टिफाइड माना गया था कि ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है क्रिएशन ऑफ एडवाइजरी बॉडी, कि एडवाइजरी बॉडी किस तरीके से क्रिएट होती है। तो एज पर द पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 7 के अंदर जो पावर दे रखी है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट कर सकती है एडवाइजरी बॉडी, एडवाइजरी बोर्ड एस्टेब्लिश कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द वर्क कमिटी एंड सब कमिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 5 के अंदर जो दे रखी है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, एडवाइजिंग द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन द मैटर ऑफ द फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग द मिनिमम रेट ऑफ द वेजेस, ठीक है। द बोर्ड में ऑल्सो क्या कर सकता है, एडवाइस कर सकता है विद रिगार्ड टू द प्रोसीजर्स, ठीक है। फिर उसके अंदर है गुलाम अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1962 का है, जिसमें क्या बोल रखा था, इस केस के अंदर बोला गया था कि जो एडवाइजरी जो बॉडी है ना, जो बोर्ड है हमारा, जो एडवाइजरी बोर्ड है, वो क्या कर सकता है, एडवाइस कर सकता है विद रिगार्ड टू द प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर रिगार्डिंग क्या कर सकता है, वो एडवाइस कर सकता है, ठीक है। देन इसमें बोल रखा है क्रिएशन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। सेक्शन 8 बात करता है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड किस तरीके से क्रिएट की जाती है। तो मेक्स इट्स ऑब्लिगेटरी अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन हो जाती है कि वो अपॉइंट करेगी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पजेस के लिए, एडवाइजिंग करने के लिए द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए, ठीक है, ठीक है। इन द मैटर ऑफ द फिक्सिंग एंड रिविजन, किस मैटर के रिगार्डिंग फिक्शन करना है, या तो हमें फिक्स करना है कोई भी मिनिमम वेजेस, या उसको रिविजन करना है, जो भी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है उसको, और अदर मैटर जो भी इसके रिगार्डिंग होंगे। एंड फॉर कोऑर्डिनेशन करेंगे किससे, जो एडवाइजरी कमिटी है उस, जो भी एडवाइजरी बोर्ड है हमारा, उससे कोऑर्डिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे इसको, ये इसके पर्पस होंगे। द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड शेल कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, तो द पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयर, एक पर्सन होगा जिसको नॉमिनेट कौन करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, जिसको कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। वो क्या करेगा, रिप्रेजेंटेटिव करेगा एम्प्लॉयज को, और एम्प्लॉयज को और एम्प्लॉयर को, इन द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स में हु शेल बी इक्वल इन नंबर्स, ठीक है, इक्वल होंगे नंबर्स में। देन बोर्ड का इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे जो नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, जितने मेंबर्स होंगे ना उनका 1/3 होंगे, ठीक है, जो भी इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे, मतलब जो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे दोनों में से किसी भी पार्टी को। द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड शेल बी वन ऑफ द इंडिपेंडेंट पर्सन एंड शेल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और इंडिपेंडेंट पर्सन में से एक क्या होगा, हमारा चेयरमैन होगा, जिसको कि अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। देखो इसमें नेक्स्ट क्या बोलता है, कंपोजिशन ऑफ द कमिटीज के बारे में, कंपोज किस तरीके से कंपोजिशन होती है। तो सेक्शन 5 स्टेट दैट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन द कमिटी एंड द सब कमिटी फॉर इंक्वायरी एंड एडवाइजिंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिटर्मिनेशन द मिनिमम वेज, इसमें काम क्या होता है, जो कमेटी होती है इनकी इंक्वायरी करना, एडवाइजिंग करना, किसके रिगार्डिंग, जो मिनिमम वेजेस हैं, रिविजन है उसके रेस्पेक्ट में। सेक्शन 9 क्या बोल रखा है, देखो सेक्शन 9 प्रोवाइड्स दैट
Such of the committee, subcommittee and the advisory board shall consist of the person to be nominated by the appropriate government. ठीक है, उनमें मेंबर कौन होते हैं? वो होते हैं जो कि नॉमिनेटेड किए जाते हैं appropriate government के द्वारा. The person who can be appointed to these committees shall be representation of the employer employee. जो भी इनमें अपॉइंट किए जाते हैं वो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, किसका रिप्रेजेंट करते हैं? एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉइज का अंदर शेड्यूल एम्प्लॉय के एम्प्लॉयमेंट के अंदर. एंड शैल भी इक्वल होते हैं, नंबर के अंदर इक्वल होते हैं, मतलब जिस जैसे कि एम्प्लॉयर की तरफ से अगर 3 होंगे तो एम्प्लॉइज की तरफ से भी 3 ही होंगे. इंडिपेंडेंट पर्सन नॉट एक्सीड 1/3 नहीं होना चाहिए. जो भी इंडिपेंडेंट पर्सन है वो कितना नहीं होना चाहिए? 1/3 नहीं होना चाहिए. टोटल मेंबर्स जितनी भी है उसमें से 1/3 से ज्यादा इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं होना चाहिए. जितने मेंबर है ना उनमें से कम 1/3 मेंबर क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जो किसी का भी सपोर्ट नहीं करते हो. इन सच अ बॉडी शैल बी अपॉइंटेड. द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट करता है वन ऑफ द इंडिपेंडेंट, बट इनमें से ही क्या करता है? एक को चेयरमैन अपॉइंट करते हैं इन तीनों कमिटीज के अंदर. The expression independent person means a person different than those who are employer employees in relation to the scheduled employment, or the government official has no bar to the such nomination. ठीक है, उनके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं ना वो भी इसके मेंबर हो सकते हैं. उनको बार नहीं किया गया इस तरीके के नॉमिनेशन से. ये बोला गया स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस हरिराम के केस में ये बोला गया था. In this way, the provisions has been made under Section 3 to 9 of the Act for the determination and revision of the rent of the rate of the minimum wages. तो इस तरीके से हमारे पास क्या दिए गए हैं इस एक्ट के अंदर, जो भी हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है, इसके अंदर हमारे प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 3 से लेकर 9 तक के प्रोविजन है, जो कि बात करते हैं किसके बारे में, कि किस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे कि मिनिमम वेजेस को और क्या रेट होगी उनकी, क्या डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होती है या सेम होती है. ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजों को, इनकी केस लॉस देख चुके हैं. तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा. तो इतना ही इसमें. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.